दोस्तों, आज आपको महिला उद्यमी कल्पना सरोज की कहानी सुनाता हूं। कल्पना सरोज की सफलता की कहानी सुनाता हूं। कहानी थोड़ी फिल्मी है, लेकिन 100% सच्ची है दोस्तों। कल्पना सरोज की कहानी उस दलित पिछड़े समाज की लड़की की कहानी है जिसे जन्म से ही अनेकों कठिनाइयों से जूझना पड़ा। समाज की उपेक्षा सहनी पड़ी, बाल विवाह का आघात झेलना पड़ा, ससुराल वालों का अत्याचार सहना पड़ा, 2 रुपए रोज की नौकरी करनी पड़ी और उन्होंने एक समय खुद को खत्म करने के लिए जहर तक पी लिया। लेकिन आज वही कल्पना सरोज 500 करोड़ के बिजनेस की मालकिन है दोस्तों। सन 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गांव में रोपरखेड़ा के गरीब दलित परिवार में कल्पना का जन्म हुआ। कल्पना के पिता एक पुलिस हवलदार थे और उनका वेतन मात्र 300 रुपए था, जिसमें कल्पना के 2 भाई, 3 बहन, दादा दादी तथा चाचा जी के पूरे परिवार का खर्च चलता था। पुलिस हवलदार होने के नाते उनका पूरा परिवार पुलिस क्वार्टर में रहता था। कल्पना जी पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। वे पढ़ाई में होशियार थी, पर दलित होने के कारण यहां भी उन्हें शिक्षकों और सहपाठियों की उपेक्षा झेलनी पड़ी दोस्तों। कल्पना जी ने अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे गांव में बिजली नहीं थी, कोई सुख सुविधा नहीं थी। बचपन में स्कूल से लौटते वक्त मैं अक्सर गोबर उठाना, खेत में काम करना और लकड़ियां चुनने का काम करती थी। कल्पना जी जिस सोसाइटी से हैं, वहां लड़कियों को जहर की पुड़िया की संज्ञा दी जाती थी, इसलिए लड़कियों की शादी जल्दी करके अपना बोझ कम करने का चलन था। जब कल्पना जी 12 साल की हुई और 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तभी समाज के दबाव में आकर उनके पिता ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और उम्र में बड़े एक लड़के से शादी करवा दी। शादी के बाद वो मुंबई चली गई, जहां यातनाएं पहले से उनका इंतजार कर रही थी। कल्पना जी ने एक इंटरव्यू में बताया, मेरे ससुराल वाले मुझे खाना नहीं देते थे, बाल पकड़कर बेरहमी से मारते थे, जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते थे। कभी खाने में नमक को लेकर मार पड़ती थी, तो कभी कपड़े साफ ना धुलने पर धुनाई हो जाती थी। ये सब सहते सहते कल्पना जी की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि जब 6 महीने बाद उनके पिता उनसे मिलने आए, तो उनकी दशा देखकर उन्हें गांव वापस लेकर चले गए। जब शादीशुदा लड़की मायके आ जाती है, तो आपको पता है समाज में क्या क्या बातें होती हैं। समाज उसे अलग ही नजर से देखता है। आसपास के लोग ताने कसने लगते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। पिता ने दोबारा पढ़ाने की भी कोशिश की, पर इतना दुख देख चुकी लड़की का पढ़ाई में कहाँ मन लगता। हर तरफ से मायूस कल्पना को लगा कि जीना मुश्किल है और मरना आसान है। उन्होंने कहीं से खटमल मारने वाले जहर की 3 बोतलें खरीदी दोस्तों, और चुपके से उसे लेकर अपनी बुआ के यहाँ चली गई। बुआ जब चाय बना रही थी, तभी कल्पना ने 3 बोतलें एक साथ पी ली। बुआ चाय लेकर कमरे में घुसी तो उनके हाथ से कप छूटकर जमीन पर गिर गया। देखा कल्पना के मुंह से झाग निकल रहे। अफरा तफरी में डॉक्टर की मदद ली गई। बचना मुश्किल था, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उनकी जान बच गई दोस्तों। यहीं से कल्पना जी का जीवन बदल गया। उन्हें लगा कि जिंदगी में उन्हें एक और मौका दिया है। वो कहती हैं, जब मैं बच गई तो सोचा जब कुछ करके मरा जा सकता है, तो इससे अच्छा यह है कि कुछ करके ही जिया जाए। और उन्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। अब वो जीवन में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी। इस घटना के बाद उन्होंने कई जगह नौकरी पाने की कोशिश की, पर उनकी छोटी उम्र और कम शिक्षा की वजह से कोई भी काम न मिल सका। इसलिए उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया।
16 साल की उम्र में कल्पना जी अपने चाचा के पास मुंबई आ गई। वो सिलाई का काम जानती थी, इसलिए चाचा जी उन्हें एक कपड़े की मिल में काम दिलाने ले गए। उस दिन को याद करके कल्पना जी बताती हैं कि मैं मशीन चलाना अच्छे से जानती थी, पर ना जाने क्यों मुझसे मशीन चली ही नहीं, इसलिए मुझे धागे काटने का काम दे दिया गया, जिसके लिए मुझे रोज के 2 रुपए मिला करते थे। कल्पना जी ने कुछ दिनों तक धागे काटने का काम किया, पर जल्द ही उन्होंने अपना आत्मविश्वास वापस लिया और मशीन भी चलाने लगी, जिसके लिए उन्हें महीने के 225 रुपए मिलने लगे। इसी बीच इन्हीं कारणों से पिता की नौकरी छूट गई और पूरा परिवार आकर मुंबई रहने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था कि तभी एक ऐसी घटना घटी जिसे कल्पना जी को झकझोर कर रख दिया। उनकी बहन बहुत बीमार रहने लगी और इलाज के पैसे न होने के कारण एक दिन उसकी मौत हो गई। तभी कल्पना जी को एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वह है गरीबी, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो इस बीमारी को अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर देगी। कल्पना ने अपनी जिंदगी से गरीबी मिटाने का प्रण लिया। दोस्तों, उन्होंने अपने छोटे से घर में ही कुछ सिलाई मशीनें लगा ली और 16-16 घंटे काम करने लगे। उनकी कड़ी मेहनत करने की ये आदत आज भी बरकरार है। सिलाई के काम से कुछ पैसे आ जाते थे, पर ये काफी नहीं थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस करने का सोचा, पर बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए, इसलिए वे सरकार से लोन लेने का प्रयास करने लगे। उनके इलाके में एक आदमी था जो लोन दिलाने का काम करता था। कल्पना जी रोज सुबह 6 बजे उसके घर के सामने जाकर बैठ जाती। कई दिन बीत गए, पर वो इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। पर 1 महीने बाद भी जब कल्पना जी ने उसके घर के चक्कर लगाने नहीं छोड़े, तो मजबूरन उसे बात करनी पड़ी। उसी आदमी से पता चला कि अगर 50,000 का लोन चाहिए तो उसमें से 10,000 इधर उधर खिलाने पड़ेंगे। कल्पना जी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी और इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जो लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताता था और लोन दिलाने में मदद करता था। धीरे धीरे ये संगठन काफी पॉपुलर हो गया और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के कारण कल्पना जी की पहचान भी कई बड़े लोगों से हो गई। उन्होंने खुद भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का कर्ज लिया और 22 साल की उम्र में फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया, जिसमें इन्हें काफी सफलता मिली और फिर कल्पना जी ने एक ब्यूटी पार्लर भी खोला। इसके बाद कल्पना जी ने स्टील फर्नीचर के एक व्यापारी से दोबारा विवाह किया, लेकिन वे 1989 में एक पुत्री और एक पुत्र का भार उन पर छोड़कर वे इस दुनिया से चले गए। एक दिन एक आदमी कल्पना जी के पास आया और उसने अपना प्लॉट 2.5 लाख बेचने के लिए कहा। कल्पना जी ने कहा कि मेरे पास 2.5 लाख नहीं है। उसने कहा, आप 1 लाख मुझे अभी दे दीजिए, बाकी का आप बाद में दे दीजिएगा। कल्पना जी ने अपनी जमा पूंजी और उधार मांगकर 1 लाख उसे दिए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जमीन विवादास्पद है और उस पर कुछ बनाया नहीं जा सकता। उन्होंने 1.5-2 साल भाग दौड़ करके उस जमीन से जुड़े सभी मामले सुलझाए लिए और 2.5 लाख की जमीन कीमत वाली जमीन वो प्लॉट रातों रात 50 लाख की बन गई। एक औरत का इतनी महंगी जमीन का मालिक बनना इलाके के गुंडों को पचा नहीं और उन्होंने कल्पना जी की हत्या की साजिश बना डाली। पर ये उनके अच्छे कर्मों का फल ही था कि हत्या से पहले किसी ने इस साजिश के बारे में उन्हें बता दिया और पुलिस की मदद से वे गुंडे पकड़े गए। इसके बाद कल्पना जी अपने पास एक लाइसेंस सील रिवॉल्वर भी रखने लगी। उनका कहना था कि मैं बाबा साहेब के इस वचन में यकीन रखती हूँ कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। आत्महत्या के प्रयास के दौरान वो मौत को इतनी करीब से देख चुकी थी कि उनके अंदर से मरने का डर कब का खत्म हो चुका था। उन्होंने अपने दुश्मनों को साफ साफ चेतावनी दे दी
इससे पहले कि तुम मुझे मारो जान से, तो मेरी रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं। 6ठी गोली खत्म होने के बाद ही कोई मुझे मार सकता है। ये मामला शांत होने के बाद उन्होंने जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने की सोची, पर इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक सिंधी बिजनेसमैन से पार्टनरशिप कर ली। उन्होंने कहा, जमीन मेरी है और बनाना आपको है। उसके मुनाफे में 65% अपना और 35% सिंधी बिजनेसमैन का मान लिया। इस प्रकार से कल्पना जी ने 4.5 करोड़ रुपए कमाए। दोस्तों, अगर हम कुछ चाहें, कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। दोस्तों, हमें कल्पना जी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्होंने 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और कोई बैंकिंग बैकग्राउंड ना होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक बोर्ड के डायरेक्टर्स में शामिल किया। सचमुच कल्पना जी की ये कहानी कल्पना से भरी पड़े है, और हम सभी को संदेश देती है कि आज हम चाहे जैसे भी हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरीब, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी सोच से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हम असंभव को संभव बना सकते हैं और अपने बड़े से बड़े सपने को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कल्पना सरोज जी की कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल राजेंद्र यादव आरजी चौधरी को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप, और लाइक भी कर दें। एवं सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दें। जय हिंद, जय भारत।